नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। देश और दुनिया में इस वक्त सभी की निगाहें भारत और पाकिस्तान में छिड़े हुए जंग के बीच में। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर दुस्साहस किया आक्रमण करने का, पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, उसके बाद से एक के बाद एक हमला लगातार वो करता आ रहा है। उसकी जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान ने पूरी तरह से कर दिया, जिसके आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर भी उसी के उपलक्ष्य में चलाया गया और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर देश के रक्षा मंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही जाए, तो लगातार ये एक के बाद एक बैठक पे बैठक और मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से 8 बजे रात को संबोधित करने वाले हैं देशवासियों को। ऐसे में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई भारत पाकिस्तान को दे रहा था और जो एक युद्ध कहा जा सकता है कि छिड़ा हुआ था, इसको देखते हुए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 8 बजे का जो ये संबोधन है, ये बेहद ही बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे और उसके पहले की अगर बात कही जाए तो प्रेस ब्रीफिंग भी हुई है। तीनों सैन्य प्रमुख इस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद रहे और तीनों ने अपनी अपनी अपडेट साझा की कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया है, घुटनों पर टिका दिया और उसके बाद से भिखमंगा पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाया। भारत की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का महज 3 घंटे बाद ही उल्लंघन कर दिया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान को भारत जवाब दिया। और अब हमारे सैन्य बल ये साफ तौर पर कहते हुए आज की प्रेस ब्रीफिंग में नजर आया है कि भारत रण के लिए तैयार है और अब भारत पर अगर आंख उठाकर देखने की कोशिश और दुस्साहस कायर पाकिस्तान किया तो अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तीनों ही हमारे सैन्य बल पूरी तरह से तैयार है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस लड़ाई में और इस जंग में जिस तरह से ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इसमें भारत ने तो अभी कुछ भी अपना पिटारा औजार का नहीं खोला था और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था, एक दूसरे पर वार और पलटवार हो रहा था, इसमें भारत ने अभी अपना कोई औजार दिखाया ही नहीं, अपना कोई हथियार दिखाया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ नामात्रा बराबर उसने चीजों का इस्तेमाल किया और ऐसे में दहल उठा पाकिस्तान। पाकिस्तान का लाहौर हो, पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो, हर एंगल से पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो गया है। उसके बाद से भी कायर पाकिस्तान दुस्साहस करने की लगातार हिमायत कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात 8 बजे का जुड़ना ये बहुत ही बड़ा संदेश दे रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। तो आपने सुना कि किस तरह से भारती ने ये बात बताई कि जग जाहिर है भय बिन ना होए प्रीत। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है और उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कहा कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो भय बिन ना होए प्रीत, ये भी एक मैसेज दे रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ तो करने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे जुड़ेंगे, इसमें भी बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलने वाला। सभी की निगाहें, पूरा विश्व इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ निगाहें टिकाए हुआ है। इसके पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 से उनकी सरकार बनी है, तब से अभी तक 20 संबोधन देशवासियों को वो कर चुके हैं और इस 20 संबोधन में 10 संबोधन उनका कोरोना काल को लेकर था। उस कोरोना काल को अगर हम साइड में करते हैं तो 10 संबोधनों पर अगर हम चर्चा करें तो जब जब उन्होंने 10 संबोधन किया है, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कौन कितना है बलशाली। यानी कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कायर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की फोटो लगाकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सैनिक है 11.55 लाख रिजर्व सैनिक है, पाकिस्तान में महज 5 लाख ही रिजर्व सैनिक है। टैंक की बात कही जाए तो भारत में 4614 है और कायर पाकिस्तान के पास 3742 ही टैंक हैं। ऐसे में भारत में 1.5 लाख
बख्तरबंद वाहन है, 50,000 पाकिस्तान के पास है। बहुत ज्यादा अंतर है, ये आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जहां 294 भारत के पास जहाज है, तो 114, महज 114 पाकिस्तान के पास जहाज है। ये बड़ी बड़ी जंग करने की कार पाकिस्तान बात करता है, 114 में क्या कुछ ये कर लेगा। भारत पे 145 से भारत में युद्धपोत है, तो 120 पाकिस्तान के पास है। हर एक मामले में वो पीछे नजर आ रहा है। विमान वाहकों की बात कही जाए तो 2 भारत के पास है, पाकिस्तान के पास शून्य विमान वाहक है। विमान वाहक जो है वो पाकिस्तान के पास शून्य है। पनडुब्बियों की बात की जाए तो 18 भारत के पास है, 8 पाकिस्तान के पास है। 10 पनडुब्बियां कम है इस पाकिस्तान के पास। 2229 भारत के पास एयरक्राफ्ट है, तो 1434 पाकिस्तान के पास है। तो ये भी आपको हम अंतर बता रहे हैं। 600 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास 387 है, तो भारत के पास 600 फाइटर जेट हैं। तो लगातार कौन कितना बलशाली है आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 172 भारत के पास है, एटम बम है तो 170 पाकिस्तान के पास है। इसमें हमारे से 2 एटम बम ये पीछे है, और कम होते हुए भी बड़ी बड़ी बातें ये कार पाकिस्तान करता है। 164 अग्नि पृथ्वी भारत के पास है मिसाइल, और गौरी शाहीन नाम की 70 पाकिस्तान के पास मिसाइल है। रक्षा बजट की बात कही जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात, $77.4 बिलियन भारत के पास है, तो पाकिस्तान के पास $7.61 बिलियन है। भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक है, तो पाकिस्तान के पास महज 6.54 लाख सक्रिय सैनिक है। ये बड़ी बात है। 11.55 लाख रिजर्व सैनिक है, तो 5 लाख रिजर्व सैनिक पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान के पास ना कुछ रहते हुए भी ये कायर पाकिस्तान भारत के हाथ अपना खात्मा करवाने के लिए तुला हुआ है, और लगातार एक के बाद जिस तरह से वो वार कर रहा है उसका जवाबी कार्रवाई भारत दे रहा है। ऐसे में सीज फायर की जिक्र किया जाए तो सीज फायर के कारण अभी फिलहाल ये युद्ध विराम रुका हुआ है, लेकिन पाक का कोई भी भरोसा नहीं है। S-400 मिसाइल सिस्टम की क्या है खासियत, आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रडार सिस्टम, कमांड सेंटर, लॉन्चिंग सिस्टम से लैस है ये S-400 मिसाइल जो हमारा है। पाक चीन सीमा की सुरक्षा के लिए खरीदा गया था रूस से, तो भारत ने चलाया अपना सुदर्शन चक्र, जिससे पाकिस्तान हुआ ध्वस्त। सुदर्शन चक्र यूनिट ने पाक के हमले को नाकाम किया। तो कल रात पाकिस्तान से दागी गई मिसाइलों को हमारा S-400 मिसाइल ध्वस्त करता हुआ पाया गया। जमीन से हवा में मार करने वाला यह है ये सिस्टम। इसकी खासियत है जमीन से आसमान में मार करता है, एक साथ 80 निशानों को टारगेट कर सकता है। तो फाइटर जेट मिसाइल ड्रोन गिराने में सक्षम। लगातार इसकी हम आपको वो खासियत दिखा रहे हैं। अलग अलग दूरी के लिए 4 अलग मिसाइलें, तो 15 मिनट में कहीं ले जाना संभव। तो 15 मिनट में कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच सकता है। रूस ने बनाया S-400 मिसाइल सिस्टम, जो भारत ने रूस से मुद्रा देकर खरीदा था। 2016 में रूस से डील हुई थी, उसके बाद से इस स्पेशल मिसाइल को बनाया गया था, और भारत ने इस स्पेशल मिसाइल को बनवाया, जिसके लिए भारत ने कई डॉलर रुपए रूस को दिए। ऐसे में रडार सिस्टम में भी ये काफी ज्यादा अच्छा है। पाक चीन सीमा की सुरक्षा के लिए भी ये खरीदा गया था। ऐसे में खास करके पाक और चीन की सुरक्षा के लिए खरीदा गया था। अब आपको हम वो भी समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पाक पर प्रहार, सेना तैयार। Su-30 MKI ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये मिराज 2000 फ्रेंच मूल का यह विमान न्यूक्लियर कैपेबल है। मिगन 29 तेज गति, ऊंची उड़ान और रडार चमका देने की क्षमता। एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटी स्ट्राइक विमान है जगुआर, और C-130J सुपर हाइक्लूयर्स आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में यह काम आता है। AN-32 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और जवानों की धुलाई के लिए उपयुक्त है। ये Mi-70 V-5 हेलीकॉप्टर्स, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल, तमाम ये कार्यों में काम आता है। तो आपको वो मिसाइलों को दिखा रहे हैं। राफेल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से ये नियुक्त है। Su-30 MKI ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम। फ्रेंच मूल का यह विमान न्यूक्लियर कैपेबल है। मिराज 2000 की बात कर रहे हैं आपसे हम। मिग 29 तेज गति, ऊंची उड़ान और
राडार चमका देने की क्षमता रखता है। जगुआर एंटीशिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। C-130J सुपर हरक्यूलिस आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन। AN-32 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान और जवानों की धुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विमान है ये। Mi-75V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू। तो लगातार आपको हम एक के बाद एक उन मिसाइलों को दिखा रहे हैं जिसकी क्या है खासियत और क्या है उपलब्धियां। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे आज संबोधन करने वाले देशवासियों से, और यह भी खबर आ रही है कि पीओके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अहम फैसला सुना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीओके के लेकर भी कुछ बात अपने संबोधन में रख सकते हैं, देशवासियों को रूबरू करा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात 8 बजे का जुड़ना बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे जुड़े हैं तब तब कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। और आपको हम यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल जब से शुरू हुए तब से अभी तक 20 संबोधन उन्होंने किया है। इस 20 संबोधन में 10 संबोधन उनका कोरोना काल से जुड़ा हुआ रहा है। उसको हम साइड में करें तो 10 संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर रहा है। अब ऐसे में एक बार फिर से देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ये संबोधन आज करने जा रहे हैं। देखना यह है कि जब जब उन्होंने संबोधन किया है तब तब कुछ ना कुछ भारत को बड़ा हाथ लगा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, हमेशा देश के हित में कार्य करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अगर उधर से दागे गए गोले तो इधर से गोला दाग दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बयान है। रक्षा मंत्री इससे पहले बयान दे ही चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर की बात कही जाए तो प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भी बात कही गई है कि अगर दूर से वार होगा तो इधर से पलटवार के लिए हमारे सैन्य बल पूरी तरह से तैयार है और रण के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। विफल, कायर, नाकारा पाकिस्तान, नाकाम पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान, जितनी भी मिसाइल अभी तक छोड़ता हुआ आया है वो मिसाइलें, उसकी मिशन जो है उसकी अनसक्सेस हुई है और भारत हमेशा उसको करारी जवाब देता हुआ पाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 8 बजे रात को संबोधन वो करने वाले हैं और देखना ये बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करने वाले हैं। जहां एक तरफ इस बात को कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला नहीं लिए, 2 मतों में हिंदुस्तान की अगर बात कही जाए तो नागरिकों में भी, सिविलियंस में भी ये बात सुनने और देखने को मिल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ लोग उनके इस फैसले का स्वागत कर रहे थे सीज फायर को लेकर कि सीज फायर हो गया है, लेकिन कुछ लोग वहीं नाखुश में थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आज क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ लोगों के लिए अब बड़ी अपडेट हो सकती है, ये रात 8 बजे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऐसे में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सबसे पहले तो हम स्वागत कर रहे हैं और सबसे पहले मैं जाऊंगी अमिताभ जी के पास। सर, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे आज संबोधित करने वाले देशवासियों को, क्या लग रहा है सर, कौन सी बड़ी बात सामने निकल कर आएगी? और सबसे बड़ी बात तो ये कि रात 8 बजे जब जब वो आए हैं तब तक देश हित में कुछ बड़ा फैसला लेकर आए हैं। सर अमिताभ जी, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? ठीक है, अमिताभ जी के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जैसे वो हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे फिर हम संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ अरुण जी के पास जाएंगे। अरुण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे संबोधित करने वाले हैं देशवासियों को, क्या लग रहा है इस संबोधन में क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आने वाले? क्योंकि पूरा विश्व रात 8 बजे निगाहें टिकाए हुआ है टिक टिक की कब प्रधानमंत्री आएंगे और क्या कुछ संबोधित करेंगे देशवासियों को। सर 1 मिनट, मेरे को 5 मिनट दे दीजिए जी। उसके बाद मैं बताऊंगा जी। देखिए 5 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट में मैं आपको बताता हूँ कि अभी से और पूर्व काल से
और अभी तक क्या हुआ। देखिए S-500 हम लोग ले रहे हैं, दूसरा जो है हम S-500 जो कभी लिया नहीं था वो अभी S-400 था, तो अब S-500 भी ले रहे हैं और 2 यूनिट ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में सरगोदा एयरफील्ड पर जो पहाड़ी थी, नजदीक पहाड़ी थी, वहां पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल छिपाए हुए थे, तो वहां पर 2 ब्रह्मोस दागे गए। उसकी वजह से दोनों मतलब जो टनल्स हैं वो दोनों बंद हो गई हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब जो है दोनों के वजह से जो है वो इस वक्त जो है वो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। देखिए इस वजह से जो है वो वहां पर दोनों टनल्स में बारूद घुस गई है, और इसकी वजह से क्योंकि ब्रह्मोस आगे गए हैं तो मतलब ब्रह्मोस की आपको मारक क्षमता पता है, तो दोनों टनल्स में रिजल्ट है कि अभी पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटी से तबाह हो चुका है, और अब अमेरिकन प्लेन और रशियन और मतलब दुबई के प्लेन, मतलब क्या बोलते हैं यार, कोई बात नहीं इजिप्शियन सर प्लेन जी, इजिप्शियन प्लेन वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो चेक पता कर रहे हैं कि कितना रेडिएशन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। विनय तिवारी जी, सर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे संबोधित करेंगे, क्या लग रहा है क्या बड़ा फैसला निकल कर सामने आने वाला है? क्योंकि एक तरफ लोग पीओके की भी मांग कर रही थी भारत, जिस तरह से दुस्साहस कार पाकिस्तान ने किया तो पीओके की मांग उठ गई थी सर पूरे देश में। ऐसे में क्या लग रहा है कि पीओके को लेकर भी कुछ बड़ा और अहम फैसला पीएम मोदी देशवासियों को अपने संबोधन में सुना सकते हैं? विनय जी। हेलो, आवाज आ रही है अच्छी? जी विनय जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बातों को कंटिन्यू करिए। नमस्कार। मैं देखिए है क्या कि प्राइम मिनिस्टर जब भी कुछ बोलते हैं राष्ट्र के नाम, तो वो राष्ट्र के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है। उसमें रात वो 8 बजे बोले या कभी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका राष्ट्र के प्रति अगर संबोधन है तो जाहिर सी बात है प्रत्येक हिंदुस्तानी को उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी चीज, आपका दूसरा जो क्वेश्चन है पीओके को लेके, कि पीओके को लेके शायद कुछ बड़ा ऐलान हो जाए। ठीक है, पीओके को लेके तो ऑलरेडी जो है संसद से एक रेजोल्यूशन पास है कि वो अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का, तो उसमें कोई ऐसा कुछ वो इफर्ट है नहीं जी। अब आ जाएगा, आगे आएगा, ये तो भारत सरकार और सेना की जो रणनीति होगी उस पर डिपेंड करता है। हम लोग चूंकि देशभक्ति में हिंदुस्तानी है, तो हमें पता है कि हिंदुस्तान का एक एक इंच हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो हमारे पास होना चाहिए। तो उस भावना से तो हम लोग तो मांग करते ही हैं कि हमारे पास जितनी जल्दी हो सके वो हमारे पास होना चाहिए पीओके, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। लेकिन ये चूंकि एक रणनीतिक विषय है, राजनीतिक विषय है, तो इस पे भारत सरकार, वो चाहे भाजपा की सरकार रही है या उससे पहले भी जो कांग्रेस सरकार रही होगी, तो कुछ अच्छे कदम और अच्छी रणनीति बनाए होंगे। नो डाउट इस समय जो सिचुएशन ऐसी है कि पिछले 70 साल में पाकिस्तान इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है, फाइनेंशियली भी और सैन्य क्षमता से भी और कूटनीतिक लिहाज से भी। उसके साथ तुर्की, अजरबैजान और चाइना साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सामने खुल के नहीं आएगा जी। लेकिन तुर्की और अजरबैजान साथ खड़े हैं। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बड़ा देश या ऐसा कोई विश्व का संगठन पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट कर रहा हो, तो इस लिहाज से तीनों तरह से पाकिस्तान इस समय कमजोर है। इस समय
स्थितियां भारत के पक्ष में हैं, जी लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी वो देश हित में ही लेगी। ठीक है सर। अमिताभ जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपसे सीधा अगला सवाल मैं करूंगी। पीएम मोदी का तो जुड़ना एक बहुत बड़ी बात तो कहला ही रही है, लेकिन इसके पहले प्रेस ब्रीफिंग पे आपसे मैं जिक्र करना चाहूंगी। प्रेस ब्रीफिंग में जिस तरह से अगर बात कीजिए, तीनों सैन्य के जो प्रमुख हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो एक बड़ा संदेश दे रहा है सर कि कभी भी कुछ भी पाकिस्तान अगर करता है तो फिर अब भारत भी नहीं छोड़ने वाला है, और शायद अब जवाबी कार्रवाई जो इतने दिनों से हो रही थी अब वो ना होकर कुछ बड़ा रण होगा। जी, वर्षों से इंतजार था। जी, वर्षों से इंतजार था कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से, इतने गंभीर समस्या से क्यों पेश आ रही है। जी, बहुत कोशिशों के बावजूद यह संभव नहीं हो पा रहा था कि इस तरह की जिहादी हरकतों का सही जवाब दिया जाए। कारण ये था कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक नेटवर्किंग है जी, जिसके तहत हमारी जो पिछली लीडरशिप है वो लगातार चल रही थी और हम सब उसमें बंधे हुए थे। एक फाल्स जो नैरेटिव है जी, सेक्युलरिज्म का, जो कि हमेशा जिहादियों को और वामपंथियों को सपोर्ट करता है और उनके हिसाब से चलता है, उसमें हम लोग फंसे हुए थे। जब उससे हम बाहर निकल के आए हैं तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, जिसको आप कहें कि अब ये न्यू नॉर्मल है, इसको आप कह सकती हैं कि अब भारत कभी भी ऐसी हरकतों का जो मानवता के खिलाफ है उसको बर्बाद करके रख देगा और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान जैसे देशों को अब यह संदेश मिल चुका है और सारी दुनिया इस आतंकवाद से परेशान है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई अभियान नहीं था, इस बात को हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा था आतंकियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी, अब तक ये था कि हम अपने देश की सीमा के बाहर नहीं हस्तक्षेप करते थे, लेकिन जिस ढंग से लगातार कई सालों से पाकिस्तान जो है अड्डा बन गया था और सारी दुनिया को पाकिस्तान जो है आतंकियों की सप्लाई कर रहा था, पूरी ट्रेनिंग वही होती थी, वही बनाया जाता था और सारी दुनिया को भेजा जाता था। जी, भारत सबसे ज्यादा परेशान था। तो अब भारत ने बता दिया कि तुम्हारे यहाँ भी हम घुस करके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि तुम कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो। और सारी दुनिया को उन्होंने बता दिया कि अब भारत जो है किस स्तर पे पहुंच गया है। युद्ध के लिहाज से अगर देखें तो अब सारी दुनिया को समझ में आ गया कि भारत से उलझना बहुत खतरे की बात होगी, क्योंकि जिस ढंग से भारत ने एक भी मिसाइल और ड्रोन को अंदर नहीं आने दिया, उल्टे पाकिस्तान के ऊपर जितने वार किए हर वार में उसका नुकसान किया। जी, इजराइल और रूस जैसे देश जिनके हथियार हमारे पास हैं, उन्होंने भी अपने हथियारों का इतना सफलतापूर्वक इस्तेमाल नहीं किया था। हम इसलिए भी कर पाए कि हमने अपना भी सिस्टम डेवलप किया। जी, हमने जो अपना सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलप किया जिसमें हम बेहतर ढंग से उनको टारगेट कर पा रहे थे, उनको रीड कर पा रहे थे और डिफरेंट हथियारों से, केवल S-400 डिफरेंट हथियारों से उनके ऊपर अटैक करके, जिसमें हमारा अपना भी अलग मिसाइल्स वगैरह थे और डिफेंस सिस्टम था, वो सब शामिल थे। तो 100% जो सफलता है ना, ये मुझे लगता है कि दुनिया में युद्ध रणनीति की एक नया अध्याय जो है वो लिखने जा रहा है और भारत ने उसकी शुरुआत कर दी है। मात्र 4 दिन, 7, 8, 9, 10 वो ऐसा दिन है, मुझे लगता है कि इस पर बहुत सारे स्टडीज होंगे, रिसर्च होंगे और भारत ने अब युद्ध का एक नया आयाम रच दिया है, दुनिया को बता दिया है और आतंकवाद निश्चित रूप से अब भागता नजर आएगा बहुत जल्दी। ठीक है, आतंकवाद तो पूरी तरह से भागता हुआ नजर आएगा। अब रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे साथ अरुण जी जुड़े हुए हैं उनसे भी हम संपर्क साध लेते हैं। सर, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में जवाबी कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान को दिया, ऐसे में लगातार वहां से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि सीज फायर के लिए हम नहीं रेडी हुए, बल्कि भारत रेडी हुआ था, भारत ने सीज फायर की मांग की थी। ऐसे में जाकर सीज फायर को लेकर उसने तुरंत उल्लंघन भी कर दिया
और फिर आज जो डीजीएमओ की बातचीत हुई है दोनों देशों में, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आ रहा है कि अब वो सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। उसका ये जो तोड़ मरोड़ के बातें जो वह पेश कर रहा है कायर पाकिस्तान, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो बता क्या रहा है, जता क्या रहा है, करने की कोशिश क्या कर रहा है सर? तो ये है कि जहां तक भारत का सवाल है, देखिए इन्होंने मतलब जो भारत जहां तक भारत का सवाल है, तो उन्होंने क्या किया है कि मतलब जो है वो चाइनीज हथियार जो हैं और वो अमेरिकन हथियार जो हैं वो लेना बंद कर दिया है। और अफ्रीकन स्टेट ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया है कि चाइनीज हथियारों को नहीं लेंगे। 53,000 करोड़ का भारत का जो एस्टिमेट है वो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि लाइन में खड़े हुए हैं लोग जो अफ्रीकन देश खास तौर से, कि भैया वो चाइनीज का सामान नहीं लेना है, भारत का सामान लेना है। अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए सबसे पहली बात ये है कि मतलब जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हमको संबोधित करेंगे और वो यही कहेंगे कि देखिए ऐसा है कि हमने जो है वो आपकी हर एक बात मान ली, पर ऐसा है कि जहां तक मतलब आम जनता का सवाल है, देखिए सिंधु नदी समझौता जो है वो नहीं टूटेगा, वो वहीं के वहीं है। दूसरा जो है, भारत ने कहा है कि जो अगर टेररिस्ट एक्ट होता है तो वो वॉर की तरह लिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए ये सब कहने की बातें हैं, पर अल्टीमेटली जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो ये कहने वाले हैं कि देखिए भारत में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, विनय तिवारी जी आपसे जवाब लेंगे। आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें यह कहा गया है कि भय बिन ना होए प्रीत, इसका मैसेज क्या समझा जाए सर? देखिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए साम दाम दंड भेद, ये 4 आयाम हैं। अब ये अगर ये बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है उनका कहीं ना कहीं उपयोग या उनका यूज तो होता ही है। अब ये एक दुर्भाग्य है कि हमारे साथ एक नहीं दो ऐसे पड़ोसी हैं जो सीधी बात नहीं समझते हैं, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं वो जो है ऐसी स्थितियां भारत के सामने उत्पन्न करते रहते हैं, खासकर उसमें पाकिस्तान प्रमुखता से वो खुल के सामने नहीं आ पाता है। पिछले 70 साल का इतिहास है, उसकी हमेशा कभी भी ऐसी औकात नहीं रही है कि भारत से वो सीधे 2-2 हाथ कर पाए। तो उसने टेररिज्म का जो है एक ऐसा सहारा लिया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। और अभी पिछले 2-4 दिन पहले वो चीजें सबूत भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने आई हैं। निश्चित तौर पे भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में उस चीज को सबूत के साथ रखेगी कि जो यूनाइटेड नेशन से आतंकवादी जिसको घोषित किया गया है, वो जो है एक आतंकवादी के जनाजे पे जो है फातिया पड़ रहा है। और वहाँ के आर्मी के जो आला अफसर हैं और वहाँ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं मुनीर साहब, उनका वहाँ पे जो है फूल पुष्प जो है संवेदना के जो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद और पाकिस्तान आर्मी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो फ्रंट पे तो ना आके बैक डोर से पिछले 70 साल से वो जो है भारत पे आक्रमण कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ का निजाम बदला हुआ है, हिंदुस्तान की आबो हवा बदल चुकी है। अब यहाँ पे ऐसी सरकार है जो टिट फॉर टैट करती है और ईंट का जवाब पत्थर से देती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी नए सिरे से अपने गहन विचार करना पड़ेगा, और अगर वो सुधरे तो सुधरे, नहीं तो हिंदुस्तान तो 1-2 साल में उनको सुधार देगा।
ठीक है अमिताभ जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सरहद उस पार की बात कही जाए तो हमारा जो सैन्य बल है वो सरहद उस पार भी ना गए ही उन लोगों पे एक से एक ऐसी मिसाइलें दागा जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, और हमारी तरफ से उन्हीं जगहों को क्षतिग्रस्त किया गया जो आतंकवादियों का ठिकाना था। ऐसे में क्या लग रहा है सर कि जो पाकिस्तान घुसपैठियों के जरिए भारत में एंट्री करने की कोशिश किया, उसके बाद से भारत में एक से एक मिसाइलें दागने की कोशिश की, पर सारा मिसाइलें उसका ध्वस्त होता हुआ नजर आया। अमिताभ जी, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? अच्छा, मुझसे पूछ रहे जी हैं? जी जी, आपसे। देखिए, हमारी तो रणनीति बहुत सफल रही है और भारत ने दिखाया है कि रक्षा में भारत ने कितनी अच्छी प्रगति की है। और भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था और ये कहा था कि आतंकवादियों के साथ आतंकवादियों को पैदा करने वाला जो ग्रुप है, जो लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें बचाते हैं, उन सबको हम धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे जी। भारत ने उसी रणनीति पे काम किया। पाकिस्तान को लगातार वार्निंग दी जा रही थी। जो सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद जो हुआ था उसमें बता दिया गया था कि भाई हमारी क्षमता को तुम समझो और तुम अपने अंदर जो आतंकवादी बसा रहे हो, पाल रहे हो, पोस रहे हो, ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई करो। मैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। ये भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बयान आया है, हमने परमाणु विवाद रोका। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे युद्ध रुकवाने का गर्व है। ट्रंप का ये बयान है, हमने परमाणु युद्ध रुकवाया। मुझे लगता है ये स्थायी युद्ध विराम है। भारत पाक सीज फायर पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया सामने, हमने परमाणु विवाद रोकने की पूरी कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और मुझे खुशी है कि ये विवाद रुका भी और मुझे गर्व है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुशी जाहिर की है। और अब सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का, सीधा सवाल करते। सर, अपनी बातों को आप कंटिन्यू करिए कि किस तरह से। अमिताभ जी तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, मेरी जानकारी तो ये है कि भारत ने कुछ ऐसे जगहों पे वार किया जी, जिससे कि जो उनका न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट था, न्यूक्लियर अड्डे जो थे पाकिस्तान के, वो खतरे में पड़ गए थे जी। अभी जो लगातार कुछ भूकंप आ रहे हैं उसमें भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जो इनका भूमिगत जो है अंडरग्राउंड जो अड्डा है वहां कुछ तबाह ऐसी मच गई है कि न्यूक्लियर मिसाइल अंदर ही फट रहे हों। हालांकि वो आसान नहीं होता, उसको चलाना भी आसान नहीं होता, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस ढंग से भारत ने वार किया था, और ये हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल का जो बाप है वो अमेरिका ही है, चीन नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका उसको समर्थन करता रहा है और अमेरिका को ये समझ में आया कि कहीं भारत ने सचमुच मार दिया और तो पाकिस्तान में जो तबाही मचेगी, उसके अलावा अमेरिका के जो साधन संसाधन वहां रखे हुए हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिका घबराया और उसने फोन किया। भारत ने मना कर दिया कि हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान हमसे बात करे तो हम सोचेंगे। तो पाकिस्तान जो है उनके सामने तो जाके उनके तलवे चाटता है, पैरों पे गिर के कहता है कि बचा लो, लेकिन हमारे सामने तड़ी दिखाने की कोशिश करता है। तो उसकी उस तड़ी को उतारना था, इसीलिए बहुत स्पष्ट कहा गया कि पाकिस्तान बात करेगा तभी हम बात करेंगे। तो अमेरिका जो कह रहा है कि हमने बचा दिया, न्यूक्लियर ये कर दिया, दरअसल वो डर गए थे, भयानक स्थिति हो गई थी। भारत ने इतनी जबरदस्त मार मारी थी और बता दिया था कि तुम्हारे सारे अड्डे हमें पता हैं। तो उनको बचाने के लिए, क्योंकि तबाह होता तो पाकिस्तान होता, भारत ने जो कदम उठाया था उस पाकिस्तान की तबाही का था। तो ट्रंप साहब ने बचाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड
और अमेरिका, इन दोनों का चंपू रहा है पाकिस्तान, जिसका इस्तेमाल वो भारत को तबाह करने में लगातार कर रहे हैं 50 सालों से। पाकिस्तान का निर्माण भी इसीलिए किया गया था कि भारत, जो सनातनी भारत, प्राचीन समृद्ध भारत रहा है, वो फिर उभर कर ना आ जाए और फिर वो दुनिया में एक महाशक्ति ना बन जाए, क्योंकि 15वीं सदी तक हम महाशक्ति थे। हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा होती थी, सारी दुनिया को हम माल बेचते थे और सारी दुनिया से सोना हमारे यहाँ आता था, इसलिए हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। ये धूर्त फिरंगी जो थे, इन्होंने सारी दुनिया में ऐसी चीजें करके रखी हैं कि दुनिया में वाद विवाद होता रहे, लोग आपस में लड़ते रहे, उलझते रहे, ताकि उनका उपनिवेश कायम रहे। उनका आज भी साम्राज्य कायम है, जिसको आप कॉर्पोरेट की दृष्टि से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सारे बाजारों पे उनका कब्जा है, अरब के तेल कंपनियों पे उनका कब्जा है, दुनिया भर के संसाधनों पे उनका कब्जा है। तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान को बनवाया और पाल पोस के रखा था। अब भारत मजबूत हो रहा है तो इसका ध्वंस होगा और तभी आतंक का नाश होगा, क्योंकि ये लोग भले आज आतंक के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ही आतंक को पाला पोसा बढ़ाया है। अमेरिका जैसे देशों का भी इसमें बहुत हाथ रहा। बिल्कुल सर, लेकिन अमेरिका की आप बात जिक्र कर दिए हैं कि अमेरिका का भी इसमें आतंक को पालने और पोसने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन अमेरिका तो ये बड़ी बड़ी बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बीते 2 दिन पहले भी उन्होंने इस बात की घोषणा की थी अपने सोशल मीडिया की तरफ से, सीज फायर हो गया। आज वो कह रहे हैं मुझे गर्व है, ये स्थायी है। अब ये यहाँ पे स्थायी बात का जिक्र, सर ये यहाँ पे स्थायी बात की जिक्र हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ना रात को 8 बजे पूरा विश्व देख रहा है, पीएम मोदी कब जुड़ेंगे, कब 8 बजेगा, और फिर इधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्थायी होने की बात कही जा रही है। मतलब क्या है कि पीएम मोदी आकर ये कहेंगे कि सीज फायर पूरी तरह से कंफर्म है, अब कोई वार नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है सर? नहीं, अमेरिका से पूछे ना कोई कि ये जो अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्यों तुमने पाकिस्तान को सहायता की कोशिश की, जब भारत के साथ वो युद्ध में उलझ रहा है ना, और आतंकियों का समर्थन में खड़ा है, और इतने साल से देख रहे हैं कि वो लगातार फेल हो रहा है, पिछले कर्जे नहीं चुका पा रहा है, तो आप उसको धन दे रहे हैं कि वो भारत से युद्ध कर ले। जब आपको समझ में आया कि पाकिस्तान को भारत मार देगा, तब आके आप समझौता करवा रहे हैं। भाई अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको किसने खड़ा किया? अमेरिका के पैसे से पाकिस्तान ने खड़ा किया, अमेरिका के इशारे पे। और ऐसा नहीं, और कई देशों में बहुत सारे संगठन इनके ही सपोर्ट से खड़े हुए हैं। आज जब इनके ऊपर हमले होने लगे तब इनको समझ में आया कि ये कितना खतरनाक जो है इन्होंने धंधा शुरू कर दिया है। आज बहुत सारे देश, खास करके पश्चिमी देश, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा देके पालते पोसते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उनको हथियार देते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका जब भागा तो उसने बहुत सारे हथियार जो है वो तालिबानों के लिए छोड़ दिए, अरबों रुपए के हथियार क्यों छोड़ के गए वो? ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, और हमें समझना चाहिए कि कूटनीति में ऐसे राक्षसों को हमें पहचानना है। वो भले बहुत सुंदर दिखेंगे, हंस के बात करेंगे, आपकी भलाई की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिस्टेबलाइज करने के सारे कुकर्म वो करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक ऐसा शासक आया है जो इनकी हर हरकत को समझता है और इनकी दया पे जिंदा रहना नहीं चाहता है। यही सबसे ज्यादा जरूरी था, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत हमारी जरूरत है और हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। जी ठीक है, अरुण जी से अगला जवाब लूंगी। सर, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप स्थायी युद्ध की सीज फायर की बात कर रहे हैं कि हमने जो रुकवाए वो स्थायी है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत के राजनीतिक दलों की देखा जाए तो उनके में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है ये कि तीसरा देश कैसे एंट्री कर सकता है, इसमें तीसरे देश की क्या आवश्यकता है एंट्री करने की, भारत खुद जवाब देने और लेने के लिए सक्षम है। ऐसा है कि देखिए, सबसे पहली बात यह कि ट्रम्प साहब जो है वो बड़ बोले हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मतलब जो है वो अपनी हाँकते रहते हैं, और मतलब कोई मतलब नहीं है उनका बोलने का। अरे भाई, अगर मध्यस्थता हो रही है
तो मध्यस्थता में आप करिए ना, आप क्यों बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। दूसरा जो है, सबसे पहली बात ये कि पुतिन साहब जो है वो बहुत मजे हुए हैं और वो बहुत सही बोलते हैं, जबकि हमारे हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो बड़ बोले हैं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि उनकी बातों को सही तरीके से और मतलब बड़े तरीके से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उनकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, आप यही कहना चाहते हैं। ठीक है, अब सीधे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जो जुड़े हुए विनय जी, उनका रुख करूंगी। विनय जी, पाकिस्तान और भारत की चर्चा इस वक्त चारों तरफ हो रही है और मुद्दा भी हम लोग का वही है। पीएम मोदी की बैठक भी रात को 8 बजे है, प्रेस ब्रीफिंग भी इसके पहले हुआ है, जम्मू कश्मीर की पुलिस एडवाइजरी भी जारी कर रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ जा रहा है बीच में। ये सब देखते हुए क्या लगाया जा सकता है अनुमान, क्या होने वाला है? एक तरफ जम्मू कश्मीर की पुलिस ये कह रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेस ब्रीफिंग में जंग को लेकर एक मैसेज दिया जा रहा है और कई ऐसी पंक्तियां हैं जो वहां पे हमारे जो सैन्य प्रमुख उन्होंने दोहराए कि अब भय बिन ना होए प्रीत, और एक समझदार व्यक्ति के लिए इशारा काफी है। दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो पीएम मोदी का रात को 8 बजे आना और उसके बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आ रहा है स्थाई वाला, क्या लग रहा है पूरा देखते हुए मामला किस तरफ जाने वाला और क्या कुछ अगला रुख भारत का होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी जो 8 बजे संबोधन देंगे वो हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान के ही लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। भारत चूंकि एक जिम्मेदार और सैन्य और अर्थ दोनों से जो है वो एक सबल और मजबूत देश है, इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व स्तर पे भी उनकी बातों को बहुत सीरियसली लिया जाएगा। तो क्या होने वाला है वो अंतिम प्रारूप तो नरेंद्र मोदी जी ही जो है अभी 8 बजे बताएंगे। रही चीज अगर ट्रंप की, तो ट्रंप अपने स्वभाव के प्रति जो है वो थोड़ा आगे आगे चलने वाले व्यक्ति हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ जो है उन्होंने किया है। हालांकि ये प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक किया है। जब भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि सीज फायर की घोषणा हम कर रहे हैं और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी, वर्ल्ड मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो समझदार के लिए इशारा काफी था। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कुछ आगे बढ़ के बोल रहे हैं तो ये उनका एक विवेक होगा। लेकिन निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की सरकार अपने हित साध के अपनी शर्तों के साथ ऐसा लग रहा है कि सीज फायर को करने जा रही है और अपनी शर्तों के साथ, क्योंकि ये शुरू से ही बोला जा रहा है ना तो कोई सिंधु जल समझौता जो है उसको बहाल दोबारा किया जाएगा। पॉलिसी उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दी है अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने कि अब अगर कोई भी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान के ऊपर होती है तो उसे एक वार माना जाएगा, वो वार की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा और वार की तरह जब ट्रीट किया जाएगा तो रिस्पांस भी उसी तरीके से होगा। और जो भी 2-4 जो अभी प्रतिबंध लगाए थे हिंदुस्तान सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्या समझौते हुए हैं, किन शर्तों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये आज रात 8 बजे जब नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज एक ये है जो सुरक्षा व्यवस्था, देखिए सीज फायर होना और सीज फायर की घोषणा होना या हो जाना वो क्षणिक समय का विषय होता है। सेनाएं आमने सामने हैं, संसाधन आमने सामने हैं, वो अभी कुछ दिन तक हो, चाहे हिंदुस्तान की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो, दोनों तरफ से सेनाएं कुछ समय तक जरूर वेट करेंगी, वेट एंड वॉच की उसमें पोजीशन में होंगी कि आगे क्या चीजें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि आगे 10-15-20 दिन में बॉर्डर पे कोई ऐसे हालात जो है सामान्य होंगे, वहां पे तनातनी रहेगी। और वो जो सीज फायर की घोषणा अगर होती है तो उसको 10-15 दिन तक बॉर्डर पे सेनाएं चेक करेंगी। अगर वो सब चीजें सही होती हैं
तो निश्चित तौर पे एक चीज समझा जा सकता है कि दोनों देश किसी आपसी सहमति पे आगे बढ़े। ठीक है, अमिताभ जी से अगला सवाल करूंगी। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी अपने बयान में कहा है कि हमने सिर्फ यही बात कहा कि अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा और दोनों ही देशों के पास परमाणु बम है और अगर ये दोनों ही देश युद्ध नहीं रोकेंगे, इसमें विराम नहीं लगेगा, तो हम व्यापार करना बंद कर देंगे। व्यापार की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ अमन और शांति चाहते हैं और व्यापार करने की भी बात करें कि हम व्यापार नहीं करेंगे। भाई अपनी कमी को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना वो। भारत अब तो किसी का जो है जी प्रमुखापेक्षी रहा नहीं। अब तो भारत अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और भारत की जरूरत अमेरिका को है। अमेरिका अगर आप देख लें, आज के पहले कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रहा है, वो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। ट्रंप के आने के बाद मोदी जी ने जिस ढंग से जाकर के ट्रंप को काफी जो है अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और खूब लल्लो चप्पो की शुरू में, उसके बाद वो ट्रंप थोड़ा सा अलग ढंग से पेश आना शुरू हुआ, थोड़ा सा भारत की तरफ देखना शुरू हुआ। नहीं तो भारत को तो हमेशा नुकसान पहुंचाया अमेरिका ने। किसी भी युद्ध में उसने भारत का साथ नहीं दिया है। अब भारत को उसके इस तरह की धमकियों की भारत को फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसने धमकाया था अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध में जो उन्होंने पाबंदियां लगाई थी, भारत ने कहा हम लेंगे रूस से तेल। तो इस तरह की बातें करके ट्रंप अपना जो है वो चेहरा छुपाना चाहते हैं और वो जो धमका रहे हैं कि बड़ा भयानक परमाणु युद्ध हो सकता था, तो ये उनको समझ में आ गया था। जब उनकी समझ में ये आ गया कि भारत परमाणु जो इनके केंद्र है, संस्थान है पाकिस्तान में जितने, उन सबको नष्ट कर देगा और वहीं पे पाकिस्तान के अंदर ही इतने ब्लास्ट होंगे कि पूरा पाकिस्तान जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चलाने की स्थिति में नहीं था। जिस ढंग से भारत के हर हमले पे वो मार खा जा रहा था, तो भारत ने तो अभी बहुत सारे हथियार अपने इस्तेमाल नहीं किए थे। भारत के पास कुछ ऐसा एक सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जो चाहे तो उनके मिसाइल को जहां का तहां जो है निष्क्रिय कर दे जी। उसको रीप्रोग्राम कर दे कि वापस उनके ही केंद्र को जाके उड़ा दे। भारत के पास वो सिस्टम है। इनके हवाई जहाजों को हम रोक दे जहां के तहां वो बेजान पक्षी की तरह गिर सकते हैं। भारत ने तो अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है जी। अभी भारत ने अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई है। आपने अपनी बातों को रखा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा था उस पर जो विराम लगा, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी इस डिबेट में चर्चा हुई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे आज देश को संबोधित करेंगे और महज अब कुछ ही मिनट बच गए हैं रात 8 बजने में। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे क्या कुछ देशवासियों को संदेश देते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि रात 8 बजे उनका जुड़ना, जब जब वो संबोधित किए हैं देशवासियों को, तो कुछ ना कुछ बड़ा मैसेज दिए हैं। पीओके को लेकर इस युद्ध में काफी ज्यादा चर्चा हुई है। क्या पीओके को लेकर कुछ बड़ा मैसेज देंगे या फिर सीज फायर पर कोई मैसेज देंगे या फिर क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने लेकर देशवासियों के आते हैं, ये बेहद ही दिलचस्प रात 8 बजे उनके संबोधन में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस प्राइम डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।